नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मलिक एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय सुभाष मलिक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीजीटी हिस्ट्री जो 2023 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है, हिस्ट्री के प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 81 से 80 तक 180 तक दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 81। मोहनजोदड़ो के हड़प्पा के लोग अपनी जल आवश्यकता का ध्यान रखते थे, बिल्कुल सही दिया गया है, और वो जल प्रबंधन के प्रति जागरूक थे। मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए, ये भी इसकी व्याख्या सही कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 82। प्रशस्त्र निर्मित एक नगन कबंध मूर्ति जो अपनी तक्षण तकनीक के लिए विख्यात है, किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये हमें हड़प्पा से ही मिली है, पत्थर की वो नगन मूर्ति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन उन पंचविज्ञ भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध जो थे, जिन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश 5 अपने भिक्षु साथियों को दिया था, उनका नाम आप देख लीजिएगा। इनमें से कौन नहीं था? इनमें से महाकश्यप नहीं थे, क्योंकि महाकश्यप तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 84 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्तूप का अंग नहीं होता है? अंड होता है, वेदी का भी होता है, हर्मी का भी होता है, शुकनासी का इसका अंग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 85। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अपने मूल एवं अनुवाद द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है आर राम शास्त्री को। इसके बाद है क्वेश्चन संख्या 86। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन स्त्री तीर्थंकर मानी जाती है? तो ये माने जाते हैं मल्लीनाथ, जिनका कि कलश, जिनका चिन्ह है कलश। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87। उन मौर्य शासकों के बारे में बताना है जिन्होंने आजीविक, जो कि आजीविक संप्रदाय के लोग थे, उनको बराबर की गुफा में वो कुछ गुफाएं दान दी हैं। वे कौन कौन हैं? तो ये होगा आपका अशोक ने दी है सबसे पहले तो, और उसके बाद अशोक के जो पुत्र है दशरथ, इन्होंने दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के चलाए हैं? हालांकि सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्त शासकों ने ही चलाए हैं, लेकिन वह कौन सा शासक था जिसके सोने के सिक्के में जो स्वर्ण प्रतिशत था, परसेंटेज सबसे कम थी? तो वो हो जाएंगे विष्णुगुप्त। इसके बाद प्रश्न संख्या 89। गुप्त शासकों ने न केवल विभिन्न प्रकारों बल्कि विविध धातुओं के सिक्के चलाए। निम्नलिखित में से किन शासकों ने स्वर्ण, चांदी, तांबा और शीशे सभी धातुओं के सिक्के जारी किए थे? तो उसका नाम हमें बताना है जिसने सभी तरह के धातु के सिक्के चलाए थे। एक तो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने शीशे के कुछ सिक्के मिलते हैं, और दूसरा है कुमारगुप्त का, जिनका एक ही सिक्का मिलता है हमें शीशे का, लेकिन हमें मिला है जो कि है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। प्रश्न संख्या 90 में जैन वाचनाएँ दी गई हैं, जैन सभाएँ दी गई हैं, और उनके अध्यक्षों के साथ हमें उनका मिलान करना है। तो सबसे पहली पाटलिपुत्र की जो सभा हुई थी, ये हुई थी स्थूलभद्र के समय में। दूसरा मथुरा वाचन जो हुई थी आर्य सकंदल, बी का एक, ये इसी में दिया गया है, तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा है वल्लभी जो गुजरात में है, इसकी प्रथम वाचना हुई थी नागार्जुन के समय में, और जो वल्लभी द्वितीय वाचना जो हुई थी वो शर्मा श्रवण के समय में हुई थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 91 की तरफ। सूची 1 में देश दिए हैं और सूची 2 में उनके धर्म प्रवर्तक दिए गए हैं। तो हमें सभी को पता है कि बौद्ध धर्म की जब संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध सभा हुई थी अशोक के काल में, तब उसके बाद अशोक ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में धर्म प्रचारक भेजे थे ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो ये अपरांतक में गए थे, यवन धर्म रक्षित स्वर्ण भूमि में गए थे, ये सोन और उत्तर। तो डी का एक यहीं पर दिया गया है, तो हमारा उत्तर हो गया
2, ए का हो जाएगा 3, बिल्कुल कांधार और कश्मीर भी इसके साथ जोड़ लीजिएगा, कांधार और कश्मीर मजिंतिक हो जाएगा। और बी का आ जाएगा अपना यवन में महारक्षित, बिल्कुल सही होगा। इसका उत्तर होगा उत्तर 2। प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। निम्नलिखित वैष्णवी विधियों को तीर्थ कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तीर्थ कर्मानुसार करना है हमें इन्हें व्यवस्थित। तो सबसे पहले नाथ मुनि, ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर रामानुज भी बिल्कुल सही है। ये उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, वेदांतिक देशक पहले आ जाएंगे और वल्लभाचार्य बाद में आ जाएंगे। इसका अर्थ हमारा बनेगा 1, 2, 4 और 3। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरास्थल से तांबे का रथ, दोस्तों तांबे का रथ, ये आपको बहुत ध्यान देना है इन चीज़ों पर। बहुत सारे छोटे छोटे तथ्य ऐसे हैं। तांबे का रथ है, तांबे के बैल हैं, और पत्थर की, जैसे अभी पीछे प्रश्न आया, पत्थर की मूर्ति है, नगन मूर्ति, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। तो तांबे का रथ हमें जो मिला है वो मिला है सनौली से। इसके बाद प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। हड़प्पा स्थल कौन सा है जहाँ एक प्रकार के अर्ध कीमती पत्थर का उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया था? जहाँ पर अर्ध कीमती वो पत्थर का उपयोग किया जाता था वो था सुरतगोई, जो कि अफगानिस्तान के उत्तर में पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 95 है। 95, हड़प्पा सभ्यता के विकास में निम्नलिखित में से किस धातु का बड़े पैमाने पर योगदान था? हम सभी जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबे का इस्तेमाल इसमें सबसे अधिक हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 96। शास्त्रों के अनुसार सामाजिक अनुक्रम में व्यक्ति का दर्जा, तो जो व्यक्ति का दर्जा होता था वो सामाजिक अनुक्रमों में किसके अनुसार होता था? वर्ण के अनुसार। 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था धर्मशास्त्रों के समय पर। आगे 97 नंबर प्रश्न है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। कथन क्या कहता है? गुप्त शासकों ने सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, बिल्कुल ये हमने अभी देखा। और उसके बाद कहा है कि उस काल में जन सामान्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो ए तो सही है, लेकिन अच्छी नहीं कह सकते क्योंकि स्त्रियों की स्थिति सही नहीं थी। जन सामान्य में स्त्री और पुरुष सही दोनों ही आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ। ये तो महायान चौथी जो सभा हुई थी उसके बाद का समय है। तो इसके बाद है महाजनपदों का उद्भव। तो सबसे पहले तो महाजनपदों का उद्भव ही हुआ है। 2 सबसे पहले आएगा, तो ये हुआ 2 इसमें हमारा। फिर बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा। उसके बाद 3 नंबर पर है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, जो कि रुद्रतामन के एक सामंत या फिर क्या कहेंगे, सेनापति कहेंगे, जिनके द्वारा कराया गया। उनका नाम आप मुझे कमेंट में दीजिए। इसके बाद है 4 नंबर पर सातवाहन राज्यों का अंत। तो सही क्रम होगा 2, 1, 3, 4। प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। दोस्तों KVS ने भी इस क्वेश्चन के उत्तर को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव प्रणाली का प्रथम जो अभिलेख प्रमाण है और शिल्पाधिकारम है, इनकी तिथि में विरोधाभास है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 100 पर। निम्नलिखित युगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि KVS और UGC जिस तरीके से प्रश्न पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछता है, तो आप प्रश्नों को डिटेल में अगर आप जानते हैं तो इसको कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर लगभग अधिकतर प्रश्न कालानुक्रम के, क्रोनोलॉजी के पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 100 में दिए गए हैं, अलग अलग तरह के काल दिए गए। तो सबसे पहले कौन सा काल आता है? कृत काल आता है। उसके बाद त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। यहाँ पर भी हमें इसको कालक्रम में लगाना है। महाजनपद, जन, साम्राज्य और जनपद। तो सबसे पहले जन होगा, जन, और उसके बाद जनपद बनेगा, जनपद से महाजनपद और फिर साम्राज्य बनेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102।
इसको भी कालक्रम में लगाना है, कालानुक्रम में लगाना है। पाणिनि, विक्रम संवत और खारवेल और ह्वेनसांग। तो पाणिनि जो कि अष्टाध्यायी के लेखक है, ये सबसे पहले आ जाएंगे इन सब से। उसके बाद खारवेल का नाम आता है और इसके बाद आते हैं विक्रम संवत की शुरुआत की थी और फिर ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 103, अशोक के समकालीन मेसिडोनिया का राजा था। अशोक के समय में मेसिडोनिया का राजा कौन था? ये था एंटिगोनस गोनटास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन ग्रीक इतिहास लेखक का जनक माना जाता है? ग्रीक का जो इतिहास है, ग्रीक हिस्ट्री का राइटिंग का जो फादर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 105 में दिया गया है, हम्मुराबी की विधि संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताना है। दंड अत्यंत कठोर थे, ये बिल्कुल सही दिया गया है। क्षमाशीलता एवं लघुकारी परिस्थितियाँ दंड को कम कर सकती थी, ये भी सही है, जो कि रोमन साम्राज्य से संबंधित है। जब किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसकी संपत्ति का विभाजन उसके पुत्रों में हो जाता था, किंतु उसकी विधवा को उस संपत्ति के लाभ के भोग का प्रावधान था, ये भी सही है। कोई पुरुष अपनी पत्नी को बिना कुछ दिए तलाक दे सकता था यदि वह दुर्व्यवहार करती है, तो बिल्कुल ये भी स्थिति वहाँ पर थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1, 2, 3 और 4 चारों इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 106, अरामाइक भाषा विस्तृत रूप से मेसोपोटामिया में किस सदी के बाद बोली जाने लगी? ये बोली जाने लगी थी 1000 BC के बाद। रोमन इतिहास में 69 CE का वर्ष एक कुख्यात वर्ष के नाम रूप में जाना जाता है। क्यों कुख्यात वर्ष के रूप में जाना जाता है? साम्राज्य को युद्ध में बड़े भूभाग की स्थिति हुई थी, बड़े पैमाने पर व्यापारिक हानि हुई थी, या फिर बड़े पैमाने पर फसलों की हानि हुई थी, या फिर एक के बाद एक 4 शासक, बिल्कुल जो ये रोमन साम्राज्य था 4 शासक इसमें सिंहासन रूढ़ हुए थे। थोड़े समय में कई शासन बदल दिए गए थे, इसीलिए इसको आक्रामक का काल कहा गया है। प्रश्न संख्या 108 देखिए, वह कौन सी शताब्दी प्रारंभिक व उत्तर रोमन के बीच का काल कहलाती है? प्रारंभिक रोमन साम्राज्य और द्वितीय रोमन साम्राज्य, उसके बीच के काल जो कही जाती है वो कही जाती है तृतीय शताब्दी। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 109, मेसोपोटामिया की भाषा व लिपि 2000 BCE के उपरांत कई प्रदेशों के द्वारा अपनाई गई, परंतु निम्नलिखित में से एक उनमें शामिल नहीं था। उसकी पहचान कीजिए। तुर्की उसमें शामिल था, मिस्र था, उत्तरी सीरिया, तुर्कमेनिया इसमें शामिल नहीं था। 110 नंबर देखिए, महाभारत महाकाव्य को कितने चरणों में अंतिम रूप दिया गया? इसको अंतिम रूप दिया गया 3 चरणों में। प्रश्न संख्या 111, संस्कृत पांडुलिपि निम्नलिखित में प्रमुखतः किस क्षेत्र से मिलती है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत या पश्चिमी भारत? तो संस्कृत जो पांडुलिपियाँ हैं ये हमें भारत के प्रत्येक हिस्से से लगभग मिलती है, लेकिन अधिकांशतः उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में मिलती है। तो इस प्रश्न में भी डाउट दिया गया है और KVS की तरफ से इसमें भी विरोधाभास रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। देखिए कथन पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत में शहरों का बड़ी संख्या में ह्रास हुआ। जो पूर्व मध्यकालीन भारत था उसमें शहरों का बड़ी संख्या में ह्रास हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। सामान्य रूप से व्यापार व अर्थव्यवस्था में ह्रास हुआ था, ये दोनों ही सही है। इसका उत्तर होगा उत्तर 1, क्योंकि आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस? ये बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा गया है। बलबन, ये हम सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 114, यहाँ पर हमें मिलान करना है। सूफी सिलसिले का संगठनात्मक ढांचा, जो अलग अलग उनकी शब्दावली थी और उसकी भूमिका क्या थी, उसका क्या अर्थ बनता था, ये पूछा गया है इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 114 में। तो विलायत क्या होता था? विलायत होता था आध्यात्मिक क्षेत्र। मुरीद क्या होता था? वो मुरीद होता था शिष्य, मुरीद शिष्य होता था।
सूफीवाद में। और जो वली है, वली हो गया हमारा पीर का कार्य करने के लिए, पीर द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी। और पीर क्या होता था, ये हो गया हमारा पीर जो है शिक्षक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, ये यहीं से हमें मिल जा रहा है। ए का 2 जिसको अगर हम जानते हैं तो ये पहले से ही हमारा आंसर निकल गया है, ए का 2। 3 इसका उत्तर सही है। 115 प्रश्न नंबर 115 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन विद्वान संतों ने संस्कृत भाषा में रचना की है? संस्कृत भाषा में किस किस की रचनाएं हैं? रामानुज की है, माधव की भी है, वल्लभ की भी है, ज्ञानेश्वर की संस्कृत भाषा में नहीं मिलती है हमें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 116। निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था? देखिए दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी भारत आया तो उसके साथ उसके कई गुलाम आए थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको दिल्ली की सल्तनत की सत्ता सौंप कर वो वापस चला गया था, और भी उसके गुलाम थे, वो हमें पता होना चाहिए। एक बख्तियार खिलजी भी उनमें से था, बख्तियार खिलजी नहीं था उनमें। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 116 का 3, बख्तियार खिलजी के बारे में एक बात दी गई है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आग लगा दी थी। इसके बाद आगे चलिए, एक प्रश्न नंबर 117। सल्तनत के वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो सल्तनत का वजीर होता था वे कौन से कथन सही है? प्रारंभिक सल्तनत काल में वजीर मुख्य सैन्य प्रमुख होते थे, बिल्कुल सही दिया गया है। 14वीं शताब्दी में वजीर को राजस्व कार्यों का विशेषज्ञ माना जाने लगा, ये भी बिल्कुल सही है। खाने जहाँ एक धर्म परिवर्तन तैलंग ब्राह्मण को फिरोज तुगलक ने अपना वजीर बनाया। फिरोज तुगलक ने बिल्कुल खाने जहाँ को अपना वजीर बनाया था। खाने जहाँ द्वितीय ने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत किंग मेकर राजा निर्माता की भूमिका निभाई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर चारों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 118। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से अफगान कुलीन राणा सांगा के साथ सम्मिलित हुए थे? राणा सांगा के साथ कौन कौन सम्मिलित हुए थे? मोहम्मद लोदी हुए थे और हसन खां मेवाती भी इसमें शामिल हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न संख्या 119। निम्नलिखित में से कौन से सड़क मार्ग का निर्माण और मरम्मत शेरशाह सूरी द्वारा नहीं की गई? तो शेरशाह सूरी जी का नाम बहुत सारे सड़क मार्गों में आता है, तो इनमें से कौन सा वो है जिसका निर्माण इन्होंने नहीं किया है? ये हो जाएगा सिंध से सोनागार तक ग्रैंड ट्रंक रोड, बिल्कुल। आगरा से जोधपुर भी है, और लाहौर से मुल्तान, ये तो इनकी प्रमुख थी ही। सिंध के समुद्र पतनों को जोड़ती मुल्तान से सिंध तक सड़क, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। मुल्तान से सिंध तक जो सड़क थी वो इनके द्वारा नहीं बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 120। लेखक और उनके फारसी ग्रंथ दिए गए हैं, इनका मिलान हमें करना है। गुलबदन बेगम हम सभी जानते हैं, ये बड़ा सामान्य है। हुमायूं नामा इन्होंने लिखा था, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, तो तीसरे और चौथे में से हमारा आंसर बनना चाहिए। इसके बाद दिया गया है मुतमद खान ने, हाँ, इकबाल नामगिर ए जहांगीर, बिल्कुल मुतमद खान ने किया है ये। बी का ए, तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 सही रहेगा। सी का 2 साकी मुस्तैद खान, मासिर ए आलमगिरी जो जहांगीर के समय पर लिखी गई। इसके बाद डी का 3 हो जाएगा कजविनी पादशाहनामा, बिल्कुल ये सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 121 के ऊपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कहा है कि इनमें से सही उत्तर चुनना है हमें। सुबह की अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत वह, अकबर के बारे में कहा गया है, अपने महल की पहली मंजिल की खिड़की से दर्शन देता था, ये बिल्कुल सही है। सभी वर्गों के लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके महल की दीवार के बाहर एकत्रित होती थी और अपनी अर्जी शिकायतें बादशाह तक पहुंचाती थी, ये भी सही है। यह प्रथा झोंका दर्शन कहलाती थी, ये भी सही दिया है।
कुछ हिंदू तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक वे बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे। बिल्कुल, उनको अपने बादशाह अपने पिता के समान लगते थे और अकबर बादशाह भी अपनी प्रजा को पुत्र समान समझते थे। उन्हें दर्शनीय कहा जाता था। ये भी सही है, तो इसके चारों प्रश्न सही होंगे, चारों उत्तर बिल्कुल सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 122, कथन और कारण इसमें दिया गया है। 2 कथन दिए गए हैं इसमें। पहला है, मध्यकालीन ईरान और भारत में साहित्य की एक पूर्ण विधा जो अखलाक शिष्टाचार कहलाती थी विकसित हुई 13वीं शताब्दी के प्रथम पूर्वार्ध में एक फारसी लेखक नसीर अल दीन द्वारा अखलाक नासिरी की रचना की गई। बिल्कुल ये सही दिया गया है। इसके बाद कथन 2 है, मुगलों के शासनकाल में नूर अल दीन काजी अल खाकानी द्वारा शिष्टाचार पर प्रथम महत्वपूर्ण कार्य अखलाक जहांगीरी संकलित किया गया है। ये भी सही दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही रहेगा, दोनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 123, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से संगीत के किस क्लासिकीय शास्त्रीय ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ? ध्यान देने वाली बात है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा गया है, जबकि अनुवाद अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समय पर होता रहा है विभिन्न धर्म ग्रंथों का। लेकिन पूछा गया फिरोज शाह तुगलक के समय पर संगीत शिरोमणि, संगीत रत्नाकर, मान कौतूहल या राग दर्पण का इन्होंने अनुवाद करवाया था। प्रश्न संख्या 124, मुगलों के शासन में निम्नलिखित में से कौन सी जागीरें अमीरों को वंशानुगत एवं स्थायी रूप से प्रदान की जाती थी? तो ये प्रदान की जाती थी, तनख्वाह तो नहीं था, वतन जागीर दी जाती थी और अल्तुन तमगा भी दिया जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 और 3, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पर कहा गया है कि अकबर के समय में मुग़ल सल्तनत में पद होते थे, मनसबदार और उनकी उपाधि होती थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? 100 जात के नीचे अहदी नहीं, ये गलत है। 500 जात के नीचे मनसबदार, ये ठीक है। 500 से 2500 जात तक जो होता था अमीर कहलाता था, बिल्कुल। और 2500 से ऊपर जात के जो होते थे वो अमीर उम्दा, ये भी बिल्कुल सही दिया है। पहला इसका गलत होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 126 की तरफ। 1580 में निम्नलिखित में से भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था अकबर द्वारा आरंभ की गई? तहसाला शुरू की गई थी, हम सभी को पता है, जो 10 साल के लिए दी जाती थी। आगे चलते हैं, एक प्रश्न संख्या 127, मिलान करना है। राजस्व शब्दावली दी गई है और उनके अर्थ दिए गए हैं। जमादामी क्या होता था? ये एक तरह का अनुमानित राजस्व। पहले का हो जाएगा 3, हाले हालिस, और फिर है तकलीफ ए दामी होता था। आशा से निम्न राजस्व एकत्र होने पर जागीरदार को जो छूट दी जाती थी वो होता था तखफीफ ए दामी। तो सी का होगा 1, सी का 1 ये इसमें दिया गया है, तो हमारा उत्तर बन जाएगा पहला। डी का हो जाएगा माओ जिहाद, भूमि कर और अन्य तरह के कर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 128 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट को चुनिए। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं प्रश्न बड़े डीप पूछे गए हैं और थोड़ा लेंदी भी लग रहा है। जिस तरीके से 3 वक्तव्य दिए गए हैं, फिर उसमें से भी कूट का मिलान करना है, जो कि बहुत डीप भी हो जा रहा है और लेंदी भी हो जा रहा है। तो आपको समय सीमा का भी ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय, और आपकी तैयारी भी डीप नॉलेज वाली होनी चाहिए कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें। प्रश्न संख्या 128 देखते हैं। मोहम्मद अल सफ़ाई विधि शास्त्र की सफ़ाई परंपरा से संस्थापक एक कुरैश थे, ये ठीक है, ये कुरैशी थे। मदीना में उनके शिक्षक मलिक बिन अनस थे, ये भी बिल्कुल सही है। आगे दिया है मलिक अबू हनीफा और अल शैबानी की शिक्षाओं के विरुद्ध और उनके आधार पर उन्होंने स्वयं के विचार प्रतिपादित किए, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों कथन सही हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 129 की तरफ। हदीस को वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला के द्वारा स्थापित करने की परंपरा कहलाती थी।
इसनाद, इसनाद। प्रश्न संख्या 123, बेदुइन कौन थे? इसमें कहा है बेदुइन कौन थे? ये जो खानाबदोश होते थे और ऊँटों को पालते थे, ऊँट खानाबदोश, इनको बेदुइन कहा जाता था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 131 की तरफ। मंगोल दादा उलुस के कबीलाई नेता अपने वंश का संबंध किस खाकान से जोड़ते हैं? ये 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक में पूरा दिया गया है। मंगोल दादा उलुस के कबीलाई नेता, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुबलई। क्या हो जाएगा? कुबलई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 132। कथन दिए गए हैं सीथियन पशु चित्रण के सृष्टिकर्ता थे। ये भी सही है। पशु चित्रण का महत्वपूर्ण एक कला मिलती है हमें इतिहास में। सीथियन चित्रकला ने असीरियन प्राकृतिक चित्रकला का प्रभाव छोड़ा। ये भी सही है। असीरियन चित्रकला की तुलना में जो महलों की दीवारों पर फली फूली सीथिलियन चित्रकला खानाबदोशों के जीवन की संस्कृति थी। ये भी बिल्कुल सही वक्तव्य दिया गया है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2 और 3, तीनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 की तरफ चलते हैं। बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे हासिल किया था? ये पुर्तगालियों से इसने हासिल किया था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 134 की तरफ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? ये तो हम सभी जानते हैं, दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिम भारत में। प्रश्न संख्या 135। मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुगलों के द्वारा अंतिम जो था सिजाउद्दीन मोहम्मद खान थे। प्रश्न नंबर 136। मिलान करना है, लेखक और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है उनका ग्रंथ है अ नेशन इन मेकिंग। पहले का ए हो जाएगा अ नेशन इन मेकिंग। दूसरा है, और ये इसी में सिर्फ दिया गया है, ऑप्शन से भी हम ये कर सकते हैं। बी का हो जाएगा 3, मेजर जन शहनवाज खान। तो ये आप ये देख लीजिएगा, मुझे ये इतना याद था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अ नेशन इन मेकिंग दिया गया है, तो इसी से मेरा आंसर आ गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 137। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार मिल गया? शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार इसको मिला था 65, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को। प्रश्न संख्या 138। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया? फ्रांसीसी फौज को ब्रिटिश ने हराया, ये हम जानते हैं। वांडीवास के युद्ध किस किस के बीच हुए थे? फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच हुए थे। प्रश्न संख्या 139। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख शासन की राजधानी क्या थी? लाहौर, ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद दिया गया प्रश्न संख्या 140। भारत में सती प्रथा का अंत निम्न में से किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ठगी को दबाने का श्रेय किससे जाता है? ये कैप्टन सलीमन को जाता है। कैप्टन सलीमन ये सेना प्रमुख थे। इसके बाद दिया गया प्रश्न संख्या 142। निम्न में से किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हार व मृत्यु का सामना करना पड़ा? ये चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 143 देखिए। कथन और कारण दिया गया है और हमें सही उत्तर चुनना है। भारत में अनुबंधित मजदूर, जो गिरमिटिया मजदूर थे, व्यवस्था का प्रारंभ 1834 में किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश उपनिवेशों में गन्ना बागानों में भारत से मजदूर भर्ती किए जाते थे। ये बिल्कुल सही दिया गया है। और इसके बाद कह रहा है अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था को भारत में शुरू करने का तात्पर्य 19वीं सदी में व्याप्त अकालों से पीड़ित गरीबों को राहत दिलाने से था। ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, और जो आर है एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 144 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 144। लेखक और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। पहला है रामचंद्र गुहा, तो इनका हो जाएगा गांधी बिफोर इंडिया,
रामचंद्र गुहा ने गांधी बिफोर इंडिया के बारे में विवरण दिया है। भिखु पोरक जी का है गांधीज पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो बी का होगा 3, बी का 3 और ए का 4। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 145। लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई है। दोस्तों आप लेखक और उनकी पुस्तकों को अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। इसमें दिया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनकी है इंडिया विंस फ्रीडम। तो ए का 2 इसी में दिया है, यहीं से हमारा आंसर हो गया एलिमिनेशन के द्वारा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 146। निम्नलिखित में से कौन से सामंत थे परंतु वैकल्पिक आंदोलन की धाराएं नहीं थी? कौन से समांतर थे परंतु वैकल्पिक आंदोलन की धाराएं नहीं थी? तो ये हो जाएगा हमारा गदर आंदोलन, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना होगा, और शाही भारतीय नौसेना विद्रोह ये भी होगा 1, 3 और 4। इसके बाद आगे तो दोस्तों प्रश्न संख्या 147 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 147 में दिया गया है निम्नलिखित सामाजिक अधिनियमों को उनके लागू होने के आधार पर कालक्रम में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इंडिया एक्ट 5 जिसने भारत में गुलामी की प्रथा को गैर कानूनी कर दिया था, और फिर है एक्ट 31 जिसने ईसाई धर्म प्रवर्तकों के लिए विरासत का प्रावधान किया, और फिर है विनियम 6 जिसमें बच्चों की बलि को हत्या घोषित कर दिया था। ये सबसे पहले आया था जिसमें बच्चों की बलि को हत्या घोषित किया गया था, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1 और 4 में से हो सकता है। उसके बाद है विनियम 17 जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा पहले नंबर पर 3 और फिर 4 बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा। सबसे पहले बच्चों की बलि को हत्या घोषित किया गया, उसके बाद बलि प्रथा। तो 3 और 4 हमारा बनेगा पहले से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। एक कथन दिया गया, उसका कारण दिया गया है, उनकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि सन 1800 में प्रारंभ हुए फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य 1800 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के रोजगार के लिए लेखक और कैडेट का प्रशिक्षण करना। बिल्कुल सही है ये। इसके बाद दिया गया है सर विलियम जोन्स का संस्कृत के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य न्यायपालिका में हिंदू कानून का सार संग्रह रचित करना था। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक तो विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना करना और भारतीयों को उसमें प्रशिक्षण देना, और दूसरी तरफ सर विलियम जोन्स का खुद हिंदू कानून का सार संग्रह रचित करना, दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। तो ये व्याख्या नहीं कह रहा है, लेकिन दोनों ही कथन सही है। प्रश्न संख्या 149 की तरफ चलते हैं। उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों ने तीव्र गति से रेल पटरियों के निर्माण को भारत की समृद्धता का प्रमाण ठहराया। बिल्कुल सही है। उसके बाद राष्ट्रवादियों के अनुसार स्वदेशी उद्योगों पर हुआ नकारात्मक प्रभाव भारत की अविकसित अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन करता है। ये नहीं है। दूसरा है राष्ट्रवादियों ने बल दिया कि यद्यपि वह ब्रिटिश साम्राज्य की शासकीय आवश्यकताओं में सहायक था, किंतु इसके फलस्वरूप समृद्धि भी आई। ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 1 और 3, पहला इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 150 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापित होने की तिथि के अनुसार काल क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले अखिल भारतीय मजदूर संघ, ये बिल्कुल सही है, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ, भारतीय स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा, 1 और फिर उसके बाद 3
और फिर उसके बाद 4 और 2 हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संगठन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 और फिर अंतिम में INTUC। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 151 की तरफ। चैंग काई शेक की सेनाओं के प्रबल दबाव में माओ जेडोंग ने किस वर्ष में साम्यवादी वाहिनी के लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया? तो ये हुआ था 1934 में, अक्टूबर 1934। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 152। किस वर्ष में चैंग काई शेक ने साम्यवादियों को विघटित और रूसी परामर्शदाताओं को वापस भेजा था? तो ये था 1927। ये चीन के इतिहास से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आगे है 153। मेजी पुनः स्थापना में किसने जापान के मेजी संविधान का प्रारूप तैयार किया और जापान का प्रथम प्रधानमंत्री बना? ये हम सभी जानते हैं, हिरोबुमी जो जापान का पहला प्रधानमंत्री बना था। तो जापान और चीन, इन दोनों का इतिहास आपको थोड़ा देख लेना है। आगे है प्रश्न संख्या 154। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के सामंतवादी समाज के सबसे निचले खंड का हिस्सा नहीं था? तो यूरोप में हिस्सा नहीं था पूर्ण स्वामित्व वाले लोग, विलियन, अर्धदास और व्यापारी नहीं थे, जबकि अर्धदास भी थे, विलियन भी थे और पूर्ण स्वामित्व वाले किसान जो थे वो भी इसका हिस्सा होते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा, जो नहीं था। इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न नहीं वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 155। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के पतन का कारण नहीं था? यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ है, लेकिन कौन सा इनमें से उसका कारण नहीं था? काली मृत्यु, ब्लैक डेथ, एक विनाशकारी प्लेग जो यूरोप के अधिकांश भागों में फैल गया, बिल्कुल ये कारण था। नई आर्थिक नीतियों का बढ़ना भी कारण था। उत्पादन क्षमता में सुधार के कारण खाद्य पदार्थों की कीमत का बढ़ना, और फिर है निरंकुश राजतंत्रों का उदय। इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादन क्षमता के सुधार के कारण खाद्य पदार्थों की कीमत का बढ़ना, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूसरे राज्यों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जापान ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया? दूसरे राज्यों से जो प्राप्त करने के लिए कच्चा माल, इन्होंने वृहद ईस्ट एशिया सह समृद्धि क्षेत्र की स्थापना की थी, ग्रेटर ईस्ट एशिया कोऑपरेटिव स्फीयर प्रोग्राम। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 157। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनवरी 1902 में आयोजित एंग्लो जापानी समझौते ने कोरिया पर जापान की सशक्त अभिरुचि को पहचान दी, सही है। ब्रिटेन का जापान के साथ समझौता मंचूरिया में रूस के विस्तार को रोकने का माध्यम समझा गया, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। बक्सर विद्रोह के बाद मंचूरिया पर रूस का कब्जा जापान द्वारा संभावित खतरे के रूप में देखा गया, यह भी सही दिया गया तथ्य है। जापान ने रूस के विरुद्ध आक्रामक होने के लिए रूस के संबंधी देशों फ्रांस और जर्मन से अनौपचारिक सहायता प्राप्त की, ये बिल्कुल गलत दिया गया, उसने उससे सहायता नहीं ली थी चीन के लिए, रूस के लिए। आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 158 की तरफ चलते हैं। मेजी काल में जापान ने किन 2 देशों कंपनियों के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की थी? तो प्रश्न संख्या 158 का हो जाएगा हमारे पास चीन और मेजी काल में जापान ने चीन और रूस के खिलाफ की थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 159। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण जागरण काल के विषय में सही नहीं है? तो पूर्ण जागरण काल को आधुनिक यूरोप तथा मध्यकालीन यूरोप को विभाजित करने वाली रेखा के रूप में देखा गया है, ये बिल्कुल सही है। सही नहीं है बताना है दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिए। पूर्ण जागरण काल के विद्वान मध्यकालीन दर्शन के अत्यधिक आलोचक थे, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण जागरण काल के बौद्धिक लोगों ने मानवतावाद पर आक्रमण कायम रखा, ये गलत है। मानवतावाद का उत्थान हुआ था, ना कि उसको दबाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 160। यहाँ पर फिर से कुछ शिल्पकार दिए गए हैं और उनकी कृतियों के बारे में कहा गया है। द लास्ट सपर, जो द लास्ट सपर है ये हम जानते हैं लियोनार्डो दा विंची की है, 1498 में दिया था। सी का होगा 2। तो इस तरीके से एलिमिनेशन के द्वारा हम इसका आंसर
लगा देंगे ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 161, एक कथन दिया, उसका कारण है ताम्रपाषाण काल में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। ये बिल्कुल सही दिया है। यह लोगों की सांस्कृतिक प्रथाओं में दिखाई देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन इसके बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 162, निम्नलिखित में से कौन अशक महाजनपद का प्रमुख नगर था। ये अशक जो महाजनपद दिए गए हैं 16 महाजनपदों में पोतन इसकी राजधानी भी था, तो पोतन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 163, निम्नलिखित संवतों को उनकी प्रारंभ तिथि के अनुसार कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमारी आती है मालव संवत, उसके बाद शक संवत, और फिर हमारी कलचुरी, और फिर वल्लभी संवत। तो इसका सही उत्तर होगा 4, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 164 पर। चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे, एक तो समुद्रगुप्त ने और एक कुमारगुप्त ने, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 165 की तरफ। पेलोपोनेशियन युद्ध लड़ा गया था। पेलोपोनेशियन युद्ध देखना हमें किस किस के बीच में लड़ा गया था। ये स्पार्टा थे, दूसरी तरफ थे एथेंस, इनके बीच में ये लड़ा गया था। 166 नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष तक, जो नीचे कुछ वर्ष दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा वर्ष था जो रोम द्वारा प्रायद्वीपीय इटली की लंबी और दुष्टकारी जीत संपूर्ण हो चुकी थी। ये हो गई थी पूरा, यहाँ इटली तक इन्होंने जीत हासिल कर ली थी 266 BCE में। 167, निम्न लेखकों में महिला रचनाकार की पहचान कीजिए। बिल्कुल सामान्य प्रश्न दिया गया है। अंदाल इनमें महिला रचनाकार थी। प्रश्न संख्या 168, लेखक और उनके फारसी ग्रंथ दिए गए हैं, इनका हमें मिलान करना है। मिनहाज उस सिराज, तो ये मिनहाज उस सिराज का सबसे महत्वपूर्ण है। ये बहुत सामान्य भी है, जो कि है तबकात नासिरी। तो देखते हैं ए का 3 ये चौथे में दिया गया है, तो इसी से हमारा प्रश्न बन गया है। और बी का हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी का फतवाए जहांगीरी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर 4। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 169, अकबर के शासन में कौन से भू क्षेत्रों का आंकलन पूर्ण दरों पर किया जाता था। तो पूर्ण दरों पर पोजल जो अच्छी उपज वाली भूमि थी उसका, और पड़ोती का इसमें होता था। 4 ऐसी होती थी जिसको 3 से 4 साल तक बंजर छोड़ा जाता था, और एक बंजर जिस पे खेती की ही नहीं जाती थी। तो ऊपर वाली 2 महत्वपूर्ण है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या है 170, शाहजहां ने अपने बल्ख और बदखसा अभियानों के दौरान किस सूफी संत की सेवाएं प्राप्त की थी। तो ये नक्शबंदी सिलसिले के जो हमारे सूफी थे, इनके साथ वहाँ पर गए थे दोनों ही अभियानों में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 171, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर का एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर हजारा राम मंदिर है। बिल्कुल है, विजयनगर साम्राज्य का ये मंदिर था। और संभवतः हजारा राम मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा किया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। प्रश्न से वक्तव्य तीसरा दिया गया है, मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित पैनलों में रामायण से लिए गए दृश्यांश सम्मिलित है। बिल्कुल सही है, रामायण के उसमें कुछ दृश्य दिए गए हैं, झलक मिलती है, तस्वीरें बनी हुई हैं। मंदिर परिसरों की एक मुख्य विशेषता रथ गलियाँ है। नहीं, ये रथ गलियाँ इसका सही नहीं है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 172 पर। निम्न में से किस मुगल पांडुलिपि को अकबर ने सर्वप्रथम चित्रित करने का आदेश दिया। ये हम सभी जानते हैं, हमजनामा, जो कि महाभारत से संबंधित था। आगे है 173, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंगेज खान के नेतृत्व में तुर्की और मंगोल जनजातियों का एकीकरण होकर मंगोल कबीले में बदल गया था। 173
73, तो ये हम सभी जानते हैं 1206 में इसने स्थापना कर दी थी सभी कबीलों को मिला करके एक चंगेज वंश की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 174, राष्ट्रवाद एवं ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के जवार के चढ़ते सरकार ने कैरिट एवं स्टिक की नीति अपनाई। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यदि कैरिट का उदाहरण हो तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टिक का प्रतीक है? कैरेट और स्टिक की स्टोरी तो आप सभी जानते होंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 174 का आंसर बन जाएगा एक, रोलेट एक्ट। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 175 में निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? दोस्तों ध्यान दीजिए, नहीं था। अत्यधिक करों के भार ने कृषक समुदाय को ऋणग्रस्त तथा निर्धन बना दिया था, ये बिल्कुल सही थी। परंपरागत भू संपत्ति वाले उच्च वर्ग ने अपनी शक्ति एवं विशेष अधिकार खो दिए, ये भी बिल्कुल सही दिया है। ईसाई धर्म प्रवर्तकों ने विरोधियों को क्रांति के लिए उकसाया, बिल्कुल गलत दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ये भी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 176 की तरफ। सर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए कौन से सिख भक्त पर ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाकर फांसी दे दी थी? सर माइकल ओ डायर के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार उधम सिंह जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। प्रश्न संख्या 177, 1926 में गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राव बहादुर MG राजा। प्रश्न संख्या 178, सितंबर 1905 में रूस और जापान, दोस्तों रूस और जापान, चीन, इसका थोड़ा सा आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो इन दो टॉपिकों को जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सितंबर 1905 में रूस जापान युद्ध की समाप्ति के बाद कहाँ रूस और जापान के मध्य संधि पर हस्ताक्षर हुए? ये हुए थे पोर्ट्समाउथ में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 179 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं है? उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, ये कमी तो नहीं हुई थी, वस्तुएं बढ़ी थी औद्योगिक क्रांति में। फैक्ट्रियों ने ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान किया, ये ठीक है। और पूंजीवादी तथा उद्यमी वर्ग का उदय हुआ, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। औद्योगिक वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण, ये तो होता ही था फैक्ट्री में, तो इसका जो प्रभाव नहीं होगा वो होगा उपभोक्ता वस्तुओं में कमी नहीं हुई थी, उसकी बढ़ोतरी हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रश्न संख्या 180, पूर्ण जागरण काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्ण जागरण काल एक ग्रामीण वातावरण की उत्पत्ति था। ग्रामीण तो नहीं था, ये शहरों में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक विकास ने इटली के पूर्ण जागरण काल की नींव रखी, ये भी सही है। इटली के शहरों में उपस्थित धन समुदाय भी पूर्ण जागरण काल के आविर्भाव, ये बिल्कुल दूसरे कथन पर ही आधारित परिभाषा दे दी है। अभिजात वर्ग द्वारा प्रदत्त संरक्षण की पूर्ण जागरण काल के उद्गम तथा परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका रही, बिल्कुल अभिजात वर्ग ने इसमें अपनी पूरा योगदान दिया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये थे 1 से PGT हिस्ट्री के 100 प्रश्न, जो कि रिसेंटली फरवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री में PGT में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।